नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास देहाती समाज का तृतीय अध्याय। ताई जी, आवाज सुनते ही विश्वेश्वरी भंडार घर से बाहर निकल आई। यदि वेणी को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो उनकी माता की आयु लगभग 50 वर्ष से कम न होनी चाहिए, लेकिन यूं देखने पर वे किसी तरह 40 बरस से अधिक ही नहीं जान पड़ती थी। रमेश टकटकी लगाकर उनकी तरफ देखते रहे। आज भी उनका वही कच्चे सोने सा रंग है। किसी समय इस तरफ उनके जिस रूप की बहुत प्रसिद्धि थी, उनका वह अनित्य सौंदर्य आज भी उनके सांचे के ढले हुए और हष्ट पुष्ट शरीर को छोड़कर जा नहीं सका था। उनके सिर के बाल कटे हुए और छोटे छोटे थे, जिनकी कुछ लटें बल खाकर माथे पर आ पड़ी थी। चिबुक, कपोल, अधर, ललाट, सभी अंग मानो किसी कुशल कारीगर के बहुत ही यत्न और साधन के फल थे। और सबसे बढ़कर उनका दोनों आंखों की दृष्टि। थोड़ी देर उनकी तरफ देखते रहने से मानो सारा अंतःकरण मोह से भर जाता था। यह ताई जी किसी समय रमेश और विशेषतः उसकी स्वर्गीय माता से बहुत स्नेह करती थी। विवाह हो जाने के बाद जब कुछ समय तक इन दोनों में से किसी के बच्चे नहीं हुए और सास ननद की यंत्रणाओं के मारे जब ये जेठानी और देवरानी छिपकर एक साथ बैठकर रोई, तभी इनके स्नेह का पहले पहल ग्रंथि बंधन हुआ था। इसके बाद घर की अलगा गुजारी, मामले, मुकदमे और ना जाने कितनी तरह की लड़ाइयाँ और झगड़े इन दोनों गृहस्थिनियों से होकर निकल गए। लड़ाई झगड़ों के उत्ताप से वह बंधन जरूर ढीला हो गया, लेकिन एकदम से टूट नहीं सका। बहुत दिनों के बाद जब आज उसी देवरानी के भंडार में वह गई, उसके हाथ के सजाए हुए पुराने बर्तन भांडे आदि देखकर ताई जी की आंखों में आंसू बहने लगे। रमेश के पुकारने पर जब वह अपनी आंखें पोंछकर बाहर निकली, तब उन दोनों लाल और आर्द्र नेत्र पल्लवों की ओर देखकर रमेश कुछ देर तक विस्मित हो गए। ताई जी ने यह देखा, इसलिए जान पड़ता है कि सद्य पितृहीन रमेश की ओर दृष्टिपात करते ही उनका हृदय हाहाकार कर उठा, लेकिन उन्होंने उसका लेश मात्र भी प्रकट न होने दिया, बल्कि कुछ हंसते हुए कहा, रमेश, पहचान लिया? उत्तर देने पर रमेश के होंठ कांपने लगे। माँ के मरने के बाद जब तक रमेश अपने मामा के घर नहीं गए, तब तक इन्हीं ताई जी ने उन्हें कलेजे से लगा कर रखा था। वह किसी तरह उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। आज वे बातें उन्हें याद आई और साथ ही यह भी याद आया कि वेणी के घर जाने पर कहा गया कि वह घर पर नहीं है और उनके साथ भेंट तक नहीं की। इसके बाद जब वेणी के सामने और पीठ पीछे भी उनकी मौसी ने उनका अत्यंत तिरस्कार किया, तब उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि अब तो इस गांव में मेरा अपना कोई है ही नहीं। थोड़ी देर तक रमेश के मुख की ओर देखते रहने के बाद ताई जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे समय में जी कड़ा करना होता है। लेकिन उनके स्वर में मानो कोमलता का कहीं आभास ही न था। रमेश ने अपने आप को संभाल लिया। उसने समझ लिया कि जहां रूठने की कोई मर्यादा ही नहीं, वहां रूठने या अभिमान करने के समान विडंबना संसार में कोई नहीं। उसने कहा, हाँ ताई जी, मैंने अपना जी बहुत कड़ा कर लिया है। मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं आप ही कर लेता हूँ। फिर तुम क्यों चली आई? ताई जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, रमेश, तुम तो मुझे बुलाकर यहाँ लाए नहीं हो जो मैं तुम्हें इस बात की कैफियत दूँ। अच्छा सुनो, जब तक सब कामकाज नहीं हो जाएगा तब तक मैं खाने पीने की कोई चीज़ भंडार से निकलने नहीं दूंगी। जब मैं जाने लगूंगी तब भंडार की ताली कुंजी तुम्हारे हाथ में देती जाऊंगी और फिर कल आकर तुम्ही से ले लूंगी। देखो, ताली कुंजी और किसी के हाथ में मत देना। हाँ, यह तो बतलाओ, उस दिन बड़े भैया के साथ तुम्हारी भेंट हुई थी? यह बात सुनकर रमेश बहुत दुविधा में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि ताई जी अपने पुत्र का व्यवहार जानती भी है या नहीं। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, बड़े भैया उस समय तो घर पर नहीं थे। प्रश्न करते ही ताई जी के चेहरे पर उद्वेग की छाया आ पड़ी। रमेश को साफ दिखाई दिया कि उनके इस उत्तर से ताई जी का वह भाव बिल्कुल दूर हो गया और उनके मुख पर प्रसन्नता आ गई। उन्होंने हंसते हुए स्नेहपूर्वक शिकायत के स्वर में कहा, वाह रे मेरी तकदीर, अरे एक बार भेंट नहीं हुई तो क्या दोबारा फिर जाना ना चाहिए? मैं जानती हूँ वह तुम लोगों से खुश नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपना काम करना ही चाहिए। जाओ फिर एक बार जाकर उससे अच्छी तरह कहो। वह तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके लिए उसके सामने दबने में तुम्हें कोई लज्जा नहीं है। और तिस पर बेटा, यह आदमी के लिए ऐसा बुरा समय है कि इसमें सभी लोगों के हाथ पर जोड़कर उनसे झगड़ा मिटा लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। एक बार फिर जाओ। इस समय मैं समझती हूँ कि वह घर पर ही होगा।
रमेश चुप रहे। ताई जी के इतना अधिक आग्रह करने के कारण भी स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं समझा, इसलिए उनके मन का संदेह भी दूर नहीं हुआ। विश्वेश्वरी ने कुछ और आगे खिसक कर कोमल स्वर में कहा, बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, तुम उन लोगों की बातें मत सुनना। आओ चलो, तुम जरा मेरे साथ अपने बड़े भैया के पास चलो। रमेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं ताई जी, है मुझसे ना होगा। बाहर जो लोग बैठे हैं वे चाहे जैसे भी हों, पर इस समय तो मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा अपने हैं। रमेश अभी और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ताई जी के मुख की ओर देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे चुप हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि ताई जी का मुख चारों तरफ फैली हुई संध्या से कहीं बढ़कर मलिन हो गया है। थोड़ी देर बाद ताई जी ने संतोष की सांस लेकर कहा, अच्छा ऐसा ही सही, जब तुम्हारा किसी तरह उसके पास जाना तो हो ही नहीं सकता, फिर इस बारे में कुछ कहना ही व्यर्थ है। लेकिन फिर भी बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा कोई काम रुका नहीं रहेगा। मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगी। इतना कहकर विश्वेश्वरी अपनी नौकरानी के साथ चली गई। उन्होंने समझ लिया था कि इस बीच में वेणी के साथ रमेश की भेंट हो चुकी है और कोई बात जरूर है। वह जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते की तरफ रमेश कुछ देर तक चुपचाप खड़े देखते रहे। उसके बाद जब वह बहुत उदास होकर बाहर निकले तब गोविंद ने घबराकर पूछा, क्यों भैया, बड़ी माँ जी आई थी ना? रमेश ने कहा, हाँ। गोविंद, मैंने सुना है कि वह भंडार घर बंद करके ताली अपने साथ लेती गई। रमेश ने यूं ही सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दे दिया, क्योंकि चलते समय न जाने क्या सोचकर ताई जी भंडार घर की ताली अपने साथ ही लेकर चली गई थी। गोविंद ने कहा, देखा ना भैया धर्मदास, मैंने जो कहा था वही हुआ ना? क्यों भैया रमेश, मतलब समझ गए ना? रमेश मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुए, लेकिन अपनी लाचार अवस्था को देखकर चुप रह गए। दरिद्र दीनू भट्टाचार्य अभी तक गए नहीं थे, उनमें कुछ बुद्धि भी नहीं थी, जिसकी कृपा से वे अपने लड़के लड़कियों सहित भरपेट संदेश खा सके थे। उसे बिना दो चार आंतरिक आशीर्वाद दिए और सबके सामने उनके 7 पुरखों की स्तुति किए बिना भी अवसर पाकर वह घर जा सकते थे। लेकिन अब अवसर पाकर उन्होंने निरह भाव से कहा, भैया इसका मतलब समझना कौन मुश्किल है। वह जो ताला बंद करके ताली अपने साथ लेती गई, इसका मतलब यही कि भंडार घर और किसी के हाथ में ना जाए। वह सब कुछ तो जानती हैं। गोविंद चिढ़ गए। मूर्ख दीनू की इस बात से रुष्ट होकर उन्होंने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे जब तुम कोई बात समझते बूझते ही नहीं हो तो फिर बीच में बोलते क्यों हो? तुम इन बातों को क्या समझते हो जो मतलब लगाने बैठ गए? झिड़की सुनकर दीनू की निर्बुद्धिता और भी बढ़ गई। उसने भी गर्म होकर जवाब दिया, अरे इसमें समझने बुझने की कौन सी बात है? सुनते नहीं हो कि मालकिन आप आकर भंडार बंद करके चाबी अपने साथ लेती गई? इसमें कोई क्या कह सकता है? गोविंद ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे भट्टाचार्य, तुम अपने घर जाओ, जिस काम के लिए दौड़े आए थे वह तो हो गया। घर भर ने मिलकर खूब खाया और बांध भी ले गए। अब क्यों क्यों ठहरे हो? जाओ, इस समय जाओ, हम लोगों को भी अब बहुत काम है। दीनू जितने लज्जित और संकुचित हुए, रमेश उतने ही अधिक कुंठित तथा क्रुद्ध हुए। गोविंद अभी और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सहसा रमेश के शांत और साथ ही कठिन स्वर से रुक गए। गांगुली जी, आपको क्या हो गया है? आप किसी का इस तरह अपमान क्यों करते हैं? गोविंद यह घुड़की सुनकर पहले तो विस्मित हुए, फिर तुरंत ही सूखी हंसी हंसकर बोले, भैया मैंने अपमान किसका किया? आप इन्हीं से पूछे, मैंने जो कुछ कहा वह ठीक है या नहीं? यह अगर डाल डाल चलते हैं तो मैं पात पात चलता हूँ। देखो ना भैया धर्मदास, इस दोनों ब्राह्मण की हिमाकत। अच्छा, यह तो धर्मदास ही जाने कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन रमेश इस मनुष्य की निर्लज्जता और धृष्टता देखकर दंग रह गए। उस समय दीनू ने रमेश की तरफ देखकर आप ही कहा, नहीं भैया, गोविंद जो कुछ कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। इन लोगों की तरह मेरे पास जमीन या खेत कुछ नहीं है। किसी तरह मांग मांग कर अपना पेट भरता और दिन काटता हूँ। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य तो दिया ही नहीं कि मैं अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज़ खिला सकूँ। इसलिए जब बड़े आदमियों के घर कोई कामकाज होता है तब ये बच्चे खा पी लेते हैं। भैया जी, आप इस बात का ख्याल ना करें। जब तारिणी भैया जीते थे तब हम लोगों को खिलाना पिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए भैया मैं आपसे निश्चय कहता हूँ कि हम लोगों ने जो जी भरकर खा लिया है, इसे ऊपर से देखकर वह प्रसन्न ही हुए हैं। इतना कहते कहते हठात दीनू के गंभीर और सूखे नेत्रों में जल भर आया। सबके सामने ही आंसुओं की 2-4 बूंदें भी टपक कर गिर पड़ी। रमेश ने मुंह फेर लिया। दीनू ने अपने मैले और कई जगह से फटे हुए दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, भैया केवल मैं ही नहीं, यहाँ मेरे जैसे जितने गरीब हैं उनमें से कोई भी कभी तारिणी भैया के आगे हाथ फैलाकर खाली नहीं लौटा। भला ये सब बातें कौन जानेगा?
वे दाहिने हाथ से जो दान करते थे उसका पता उनके बाएं हाथ को भी नहीं लगने पाता था। लेकिन अब मैं आपको बहुत तंग नहीं करूंगा। उठ बेटी मुनिया, बेटा हरिधन, चलो घर चलें, अब फिर कल सवेरे आवेंगे। भैया रमेश, मैं और क्या कहूँ, यही कहता हूँ कि अपने पिता की तरह बनो और जुग जुग जियो। रमेश ने उनके साथ साथ थोड़ी दूर चलकर श्रद्धापूर्वक कहा, भट्टाचार्य जी, इधर 2-3 दिन मुझ पर दया रखिएगा। और मुझे कहते हुए संकोच होता है, अगर इस घर में हरिधन की माँ के चरणों की धूल पड़े तो मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझूंगा। भट्टाचार्य ने गदगद होकर अपने दोनों हाथों से रमेश के दोनों हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, भैया रमेश, मैं बहुत गरीब और दुखिया हूँ। तुम जो मुझसे इस तरह बातें कहते हो तो मैं मारे लज्जा के मरा जाता हूँ। अपने लड़के लड़कियों को साथ लेकर वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चला गया। रमेश भी लौट आए। गांगुली जी ने उन्होंने जो एक बड़ी बात कही थी उसको सोचकर वह कुछ कहने की चेष्टा में ही थे कि उन्हें रोककर गोविंद ने कहा, भैया रमेश, यह तो हमारा अपना ही काम है। यदि तुम ना भी पूछते तो भी हम लोगों को स्वयं ही यहाँ आकर कामकाज करने पड़ते, इसलिए तो मैं आया हूँ। धर्मदास और मैं दोनों भाई तुम्हारे बुलाने की प्रतीक्षा ही ना करते। धर्मदास अभी अभी तमाकू पीकर खांस रहे थे। वे अपनी लाठी के सहारे उठकर खड़े हो गए और खांसते खांसते बोले, भैया रमेश सुनो, मैं वेनी घोषाल नहीं हूँ। हम लोगों की पैदाइश का ठोर ठिकाना है, उसका नहीं पता, समझे कि नहीं। धर्मदास के इस कुत्सित बात से रमेश चौंक पड़े, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। इस थोड़ी उम्र में ही समझ लिया कि ये लोग शिक्षा के अभाव और बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है बक देते हैं, चाहे वह बात कितनी ही गंदी या भद्दी हो, यह भी नहीं जानते। ताई जी के स्नेहपूर्ण अनुरोध और व्यथित भाव का विचार करके रमेश मन ही मन पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। सबके चले जाने पर वह बड़े भैया के पास जाने के लिए तैयार हुए। जिस समय वे वेनी के चंडी मंडप के बाहर जाकर पहुंचे उस समय रात के 8 बजे थे। भीतर मानो एक प्रकार की लड़ाई हो रही थी। गोविंद गांगुली की आवाज़ सबसे अधिक उच्च स्वर में थी। गोविंद पूरे दावे के साथ कह रहे थे, यह 4 दिन में जड़ मूल से नष्ट ना हो जाए तो तुम लोग मेरा नाम बदल देना वेनी बाबू। यह सब नवाबों जैसी तैयारी आपने सुनी ना। मैं जानता हूँ तारिणी घोषाल का 1 पैसा भी छोड़कर नहीं मरे हैं, तब फिर इतना लंबा चौड़ा आयोजन क्यों? अरे भाई, हाथ में पैसा हो तो करो, अगर नहीं है तो जायदाद रहन रखकर कभी किसी ने अपने बाप का श्राद्ध इतने ठाठ से किया है? यह तो भैया मैंने कभी सुना नहीं। वेनी माधव बाबू, मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि इस लड़के ने नंदी की कोठी से कम 3,000 रुपये कर्ज लिए हैं। वेनी ने उत्साहित होकर कहा, तब तो गोविंद चाचा इसका पूरा पूरा पता लगा लेना चाहिए। गोविंद ने स्वर थोड़ा धीमा रख करके कहा, भैया थोड़ा सब्र करो, जरा एक बार मुझे अच्छी तरह वहाँ घुस तो जाने दो, इसके बाद फिर। अरे अरे, बाहर यह कौन खड़ा है? रमेश! अरे ओ भैया रमेश, हम लोगों के रहते आप इतनी रात बाहर निकले? रमेश इस बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ाए और बोले, बड़े भैया मैं आपके ही पास आया हूँ। वेनी बाबू सिटपिटा गए और कुछ उत्तर ना दे सके, लेकिन गोविंद ने तुरंत ही कहा, आप आवेंगे क्यों नहीं भैया, 100 बार आवेंगे, यह तो आप ही का घर है। और फिर बड़े भाई तो पिता के समान होते हैं, इसलिए तो हम वेनी बाबू से कहने आए हैं कि तारिणी भैया के साथ जो झगड़ा था वह उनके साथ समाप्त हो गया। अब काहे का झगड़ा? आप दोनों भाई एक हो जाएं, तब हम लोगों की आंखें थोड़ी ठंडी रहेंगी। क्यों हालदार मामा, क्या कहते हो? लेकिन भैया आप खड़े क्यों हैं? अरे कोई है, एक कंबल या आसन तो बिछा दे। नहीं वेनी बाबू, आप बड़े भाई हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपके इस तरह अलग रहने से काम ना चलेगा। और फिर जब बड़ी मालकिन स्वयं चलकर वहां पहुंच गई तब तो। वेनी चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, क्या माँ गई थी? यह देखकर गोविंद मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने अपना वह भाव छिपाकर भले आदमी की तरह इस खबर का और भी फैलाव करते हुए कहा, खाली जाना ही कैसा, भीतर का मन, काम धंधा जो कुछ है सब वही तो कर रही हैं, और फिर अगर वह ना करे तो कौन करे? सब लोग चुप थे। गोविंद ने कहा, या गांव भर में क्या बड़ी मालकिन की तरह कोई और है या कभी होगा? नहीं वेनी बाबू, मुंह पर कहना चापलूसी समझा जाएगा, पर लोग चाहे जो कहें, गांव में अगर कोई लक्ष्मी है तो वह तुम्हारी माँ है। ऐसी माँ क्या सबको मिलती है? इतना कहकर और फिर एक बार लंबी सांस छोड़कर वह गंभीर हो गए। वेनी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अच्छा। गोविंद ने तुरंत ही उन्हें धड़ दबाया और कहा, वेनी बाबू, खाली अच्छा कहने से काम ना चलेगा, आपको वहाँ चलना पड़ेगा और सब काम करना पड़ेगा। सारा भार आप ही के ऊपर है। हाँ, इस समय आप सभी तो यहाँ मौजूद है। अरे निमंत्रण किन किन लोगों को दिया जाएगा, इसकी एक लिस्ट क्यों ना तैयार कर ली जाए? क्यों रमेश भैया, हलदार मामा, ठीक है ना? धर्मदास भैया, आप चुप क्यों हैं? आप तो सब जानते हैं कि किसे कहना होगा और किसे छोड़ना होगा।
रमेश ने खड़े होकर विनीत भाव से कहा, बड़े भैया अगर आपके चरणों की धूल मेरे घर। अरे, वेनी ने गंभीर होकर कहा, माँ जब वहां गई है तब मेरा जाना ना जाना क्यों गोविंद चाचा। गोविंद ने कुछ कहने से पहले ही रमेश ने कहा, बड़े भैया मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, अगर असुविधा ना हो तो जरा एक बार देख सुनाइएगा। वेनी चुप रहे। गोविंद कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में ही रमेश उठकर चले गए। उस समय गोविंद ने पहले तो बाहर जाकर झांक कर देखा और फिर धीरे से कहा, वेनी बाबू देखा ना आपने बातचीत का ढंग। वेनी कुछ सोच रहे थे इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रास्ते में आते समय गोविंद की बातों पर विचार करके रमेश का मन घृणा से भर गया। आधी दूर जाने के बाद वह लौट पड़े और फिर वेनी घोषाल के घर के भीतर जा पहुंचे। उस समय चंडी मंडप में खूब जोरों से वाद विवाद चल रहा था, खूब शोर मच रहा था, लेकिन इसे सुनने की भी उनकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सीधे भीतर पहुंचकर पुकारा, ताई जी। ताई जी उस समय अपनी कोठी के सामने वाले बरामदे में अंधेरे में चुपचाप बैठी थी। इतनी रात रमेश की आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, रमेश क्यों भैया। रमेश पास जा पहुंचा। ताई जी ने घबरा कर कहा, जरा ठहर बेटा, मैं किसी से दिया लाने को कह दूं। दिया लाने की जरूरत नहीं, आप बैठी रहें ताई जी। इतना कहकर रमेश अंधेरे में ही एक तरफ बैठ गए। उस समय ताई जी ने पूछा, इतनी रात को क्यों आए बेटा। रमेश ने कोमल स्वर में कहा, अभी तक लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया हूँ। ताई जी, भैया तब तो तुमने मुझे भारी कठिनाई में डाल दिया। ये लोग क्या कहते हैं, गोविंद गांगुली भट्टाचार्य। रमेश, ताई जी मैं नहीं जानता ये लोग क्या कहते हैं और जानना भी नहीं चाहता, आप जो कहेंगी वही होगा। एकाएक रमेश की बातों में कुछ उत्तेजना देखकर विश्वेश्वरी मन ही मन विस्मित हुई। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन रमेश उस समय तो तुम कहते थे कि यही लोग तुम्हारे सबसे बढ़कर हैं। सो जो कुछ भी हो, पर हम औरतों के कहने से ही क्या होगा भैया। इस गांव और सिर्फ इसी गांव में क्यों, सभी गांव में ऐसा होता है कि ये उनके साथ नहीं खाते और वे इनके साथ नहीं खाते। जो ही कोई कामकाज आ पड़ता है तो आदमी की चिंताओं पर नहीं रहता। गांव में इससे बढ़कर कठिन काम और नहीं होता, किस पर छोड़ा जाए और किसको रखा जाए। रमेश को कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, कारण इन 2-4 दिनों में उन्हें बहुत सारी बातों का ज्ञान हो गया था। फिर भी पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है। विश्वेश्वरी, बेटा बहुत बातें हैं, जब यहाँ रहना होगा तो आप ही सब जान लोगे। किसी का तो सचमुच ही कुछ दोष या अपराध होता है और किसी पर यूं ही झूठ-मूठ अपराध लगा दिया जाता है और फिर मामले मुकदमे और झूठी गवाही सखियों के कारण भी बड़ी बड़ी दलबंदियां होती हैं। रमेश, अगर मैं 2 दिन और पहले तुम्हारे यहाँ पहुँच जाती तो तुम्हें इतना अधिक आयोजन ना करने देती। अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि उस दिन क्या होगा। इतना कहकर ताई जी ने एक ठंडी सांस भरी। उनके सांस लेने का ठीक ठीक मतलब रमेश की समझ में नहीं आया और वह यह भी जान सके कि किसी का सचमुच अपराध क्या है और किसी का झूठ मूठ का अपराध क्या है। बल्कि उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, लेकिन मेरे साथ तो इन बातों का कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक तरह से परदेशी ही कहा जा सकता हूँ ना, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ताई जी। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ की दलबंदियों का कोई विचार नहीं करूँगा, सभी ब्राह्मणों और शूद्रों को निमंत्रण दे डालूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना कुछ कर भी तो नहीं सकता। ताई जी ने कुछ सोचकर कहा, रमेश इस तरह की आज्ञा मैं नहीं दे सकती, इससे भारी गड़बड़ी होगी। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है भैया। यह केवल ठीक और गलत बात नहीं है। समाज ने जिसे दंड देकर निकाल दिया है उसे किसी तरह जबरदस्ती बुलाकर नहीं लाया जा सकता। समाज जैसा भी हो मानना पड़ता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। रमेश, इस तरह से तो कोई कभी काम नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि उचित विचार करने पर रमेश इस बात से इनकार कर सकता है, लेकिन अभी अभी बाहर इस समाज के शीर्ष स्थानीय लोगों का जो षड्यंत्र और नीचता उसने देखी, वह उसके कलेजे में आग की तरह जल रही थी। इसलिए उसने घृणा के आदेश में चट कह डाला, इस गांव के समाज में धर्मदास और गोविंद आदि ही है ना ताई जी। अगर ऐसे समाज में नाम का भी कोई सामर्थ्य न रहे तो यही बहुत अच्छा है। ताई जी ने रमेश की उत्तेजना देखी, फिर शांत भाव से कहा, रमेश केवल यही लोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे बड़े भाई वेनीस भी इस समाज के कर्ता धर्ता हैं। रमेश चुप रहे। ताई जी ने फिर कहना आरंभ किया, रमेश इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोगों की सलाह से काम करो। घर में पैर रखते ही इन लोगों के विरुद्ध जाना अच्छा नहीं है। विश्वेश्वरी ने कितनी दूरदर्शिता पूर्वक यह उपदेश दिया था। तीव्र उत्तेजना के कारण रमेश ने यह नहीं सोचा और कहा, ताई जी अभी आपने ही कहा है कि अनेक कारणों से यहाँ दलबंदियाँ होती हैं। मैं समझता हूँ कि उन कारणों में सबसे बड़ा कारण आपस का द्वेष है। फिर इसके सिवा जब मैं सचमुच झूठ किसी को कोई दोष अपराध बात नहीं जानता, तब किसी का अपमान करना मेरे लिए अन्याय होगा।
ताई जी ने कुछ हंसकर कहा, अरे पागल, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ की जगह हूँ, मेरी बात सुनना भी तो अन्याय है। रमेश ने कहा, ताई जी मैं क्या करूं, मैंने तो तय कर लिया सभी को निमंत्रण दूंगा। रमेश का दृढ़ संकल्प देखकर विश्वेश्वरी अप्रसन्न हुई। जान पड़ता है कि मन ही मन को चिड़ी भी। उन्होंने कहा, तब तो फिर तुम खाली दिखावे के लिए मेरे हुक्म लेने आए हो। रमेश ने समझ लिया कि ताई जी नाराज हो गई, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, ताई जी मैं समझता था कि मेरा जो काम अन्यायपूर्ण ना होगा उसमें आप मुझे प्रसन्न मन से आशीर्वाद ही देंगी। मेरा लेकिन बात समाप्त होने से पहले ही ताई जी ने रोककर कहा, लेकिन रमेश, तुमने यह भी तो जानना चाहिए कि मैं अपनी संतान के विरुद्ध नहीं जा सकूंगी। इस बात से रमेश के मन पर चोट लगी। कारण मुंह से वह चाहे जो कहे, लेकिन ना जाने कैसे कल से ही उनका समस्त अंतःकरण ताई जी के निकट संतान का ही दावा करने लगा था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि इस दावे से बहुत ऊंचाई पर स्वयं उनकी संतान का दावा जगह बनाए बैठा है। तब वे थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उठकर खड़े हो गए और दबे हुए और रूठने के स्वर में बोले, ताई जी कल तक तो यही समझता था और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं आप ही अकेला कर लूँगा। आप आने का कष्ट ना करें। यह तक कि आपको बुलाने का साहस भी मुझसे नहीं हुआ था। रमेश का यह रूठना ताई जी से छिपा ना रहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। वह अंधेरे में चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब रमेश जाने का विचार करने लगे तब बोली, तो फिर बेटा जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हारे भंडार की चाबी ला दूं। इतना कहकर ताई जी उठी और भीतर से चाबी लाकर रमेश के आगे फेंक दी। रमेश पहले तो कुछ देर तक बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर चाबी उठा ली और धीरे धीरे वहां से चल दिए। अभी कुछ ही घंटों पहले उन्होंने मन ही मन कहा था, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, मेरी ताई जी तो है। लेकिन अभी एक रात भी नहीं बीतने पाई थी कि फिर लंबी सांस छोड़कर कहना पड़ा, मेरा कोई नहीं है, अब ताई जी ने भी मुझे त्याग दिया।